पिच्छिल मल प्रवृत्ति, शिरःशूल, कटिशूल, पृष्ठशूल, मन्याशूल बारंबार। श्रम अनुत्साह, शब्द असहिष्णुता, मांस स्पंदन, कर्णबाधिर्य, उल्लास, तारुण्य पीड़िका, दारुणक, चांचल्य और स्मरण शक्ति का ह्रास, ऐसा उसने वेदनावृत्त बतलाया। अगर मैं ये कहूं कि उसने किस तरीके से अपनी बात कही है, तो सबसे पहले उसको पीठ में दर्द होना शुरू हुआ जब उसने योग सीखना शुरू किया। पादशूल अंगमर्द जो था वो तीव्र था और वेदना अधिक के कारण जो थी, रोना जो थी वो परीक्षा नहीं दे सकी थी। फिर धीरे धीरे पेन बढ़ गया और उसने पाठशाला जाना बंद कर दिया और इतना दर्द था कि रुग्णा अपना खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकती थी, उसकी माँ उसको खाना खिलाती थी। प्रीलिम परीक्षा का केवल पहला पेपर रुग्णा लिख सकी और डॉक्टर किनी की अल्टरनेटिव थेरेपी लेने के बाद बोर्ड के पेपर लिखना उसका कुछ संभव हुआ। थोड़े ही समय बाद अल्पकाल में ज्वर का पुनरागमन हुआ और अंगमर्द जो था वो स्थायी लक्षण बन गया। अंगमर्द, ज्वर, उदरशूल, ऐसे लक्षण लेकर जब वो हॉस्पिटल गई तो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर ने उसको क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस डायग्नोस किया। उदरशूल, पिच्छल मिल प्रवृत्ति, इसके बाद रुग्णा को प्रतिवर्ष प्रवाहिका की औषध लेनी पड़ती थी और जो रुग्णा की माँ थी वो रैकी का उपचार करती थी। भ्रम, सुबह उठना अत्यंत कठिन और अंगमर्द जो था वह रहता था। एक डिप्लोमा पूरा किया, घर पर रहकर एमबी एंट्रेंस अभ्यास करना भी संभव नहीं हुआ। फिर शब्द असहिष्णुता बढ़ती चली गई, अंगमर्द जो था वो रहा और कुछ समय पश्चात उसको मलेरिया भी हो गया। अपेंडिक्स जो था वो उसका निकाला गया। 1.5 महीने बाद फिर से फीवर, वॉमिटिंग, बॉडी एक, 6 महीने होम्योपैथिक चिकित्सा ली। वॉकहार्ट अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन कराई इन दी लास्ट और डायग्नोसिस हुआ फाइब्रोमाइल्जिया। ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रोमाइल्जिया डेली 1300 mg, 1300 ग्राम पैरासीटामोल विद हैवी एंटीबायोटिक्स और एमिट्रिप्टाइलिन जो थी वो बेड टाइम पर। एमिट्रिप्टाइलिन जो है वो एक एंटी कोलोजेनिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो कि आईबीएस के पेशेंट्स को दी जाती है। चौथी कक्षा में उसको मलेरिया हुआ था, मसूरी का हुआ था और छठी कक्षा में उसको मलेरिया हुआ। माता को जीर्ण प्रतिश्याय और पिता को संदिग्ध वात और सोरियोसिस था। उसकी सामान्य परीक्षा करी तो नाड़ी नियमित थी, मल कठिन आ रहा था, मूत्र में कोई विशेष दिक्कत नहीं थी, जिह्वा में लिप्तता थी, शब्द क्षीण था, स्पर्श उष्ण वातपूर्ण त्रुटि स्पर्श था और दृष्टि जो थी वो वह व्याकुल थी। आकृति कृश, अग्निमंद, सत्वोत्तम, बलहीन, रक्तदाब 100/60 mmHg था, HB 10% और ESR 35 mm। हेतु विवेचन किया गया तो हमने ये देखा कि हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो पहले 2 महीने थे उसकी गर्भावस्था के, तब उसको हैवी ब्लीडिंग हुई थी। आहार था वह अत्यंबुपान, क्षीर, मत्स्य, टमाटर और जो निस्नेह आहार जो थी वो लिया करती थी
और विहारता वो निद्रा विपर्य, यानी कि एक तो दिन में सोती थी, रात्रि में जागरण करती थी, और चिंता आदि उसको अधिक रहा करती थी। अब इस हेतु को यदि हम एनालाइज करें तो जो अतंबुपान था वो वात का शैत्य गुण और कफ का क्षैत्य और क्लेद गुण बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप अग्निमांद्य, विकृत रस और शिथिल मांस की उत्पत्ति होती है। टमाटर, खीरा और मछली, मत्स्य, यह पित्त को के उष्ण गुण को बढ़ाकर विदाह को उत्पन्न करता था। और क्लेद, कफ का क्लेद वर्धन भी जो था वो खीरे और मत्स्य से और टमाटर से हुआ। रक्त व मांसदुष्टि हुई। जागरण की वजह से रौक्षता और औष्ण्य उत्पन्न हुआ। पुरुष रूक्षता और शरीर रूक्षता का कार्य हुआ। देवास्वाप की वजह से प्रवणकर का मतलब प्रावरणकर का मतलब क्या होता है कि जब हम दिन में जागते हैं तो आवरण की स्थिति को हम न्योता देते हैं या इनविटेशन देते हैं। कफ वर्धक हो जाता है देवास्वाप। विकृत रस धातु और मांसवाह दृष्टि। स्नेह वर्जित आहार अत्यंत रौक्षता को उत्पन्न करता है। अग्निमांद्य, धातु क्षय, मलरूक्षता और स्मरण शक्ति का ह्रास और ओजोक्षय को उत्पन्न करता है। चिंता रोक्ष को उत्पन्न करती है। साधक तत्व विकृत होता है। अग्निमांद्य प्राणवाह स्त्रोत दृष्टि, रसवाह स्त्रोत दृष्टि को करता है। रक्त स्त्राव जो है उसने रोक्षता को उत्पन्न किया धातु क्षय को होने के पश्चात। और रस रक्त क्षय और कुपोषण, जातज बलहीन और ओज क्षय की स्थिति उत्पन्न हुई। इतना समझ में आ गया आपको? समझ में आ रही है यह बात? जी सर। ये जो आप प्रेगनेंसी वाला बोल रहे हैं, जब वो मदर के वूम में थी कि उसकी वो बच्चा भी था उसको आगे, किसको? वो खुद प्रेग्नेंट हुई थी अपने उस पीछे? लेडी को? हम्म। हाँ हाँ, उस लेडी को हुआ। उस लेडी को ही हुआ था। अच्छा, 24 years की। हाँ अच्छा, हाँ। ठीक। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देखेंगे तो क्या वो संधिगत बात था? वात पूर्ण श्रुति, वात पूर्ण द्वितीय सोत संधिगत ले प्रसारण कुंची स्वप्रवृत्ति च वेदना। रुग्णा को केवल संधि वेदना नहीं थी, साथ में अन्य स्त्रोतस के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए यह संधिगत बात का केस नहीं बना। क्या ये आम बात का केस था? संचारी संधि वेदना, वृश्चिक दंश वेदना अथवा प्रभुत शोथ, ऐसा रुग्णा को नहीं था। क्या ये सर्वांगवाद था? तो गात्र स्फुरण, भंजन, कार्यहानि, बलक्षय, ये लक्षण सर्वांगवाद में नहीं थे। क्या ये मानसिकत्ववाद था? गुरुवंग तुद्यते अत्यर्थ दंड मुष्टि हतम तथा सरुक्षमितम अत्यर्थ मासमितो अधिक। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जब रुग्णा को हम उसके उसके हाथ पांव दबाते थे तो उससे उसको दर्द और बढ़ जाता था। तो ये मानसिकतावाद भी नहीं निकला। मज्जागतवाद था। अस्वप्नम सतताम रुक्ष। तो रुग्णा के कार्य हानि तथा दौर्बल्य, इन लक्षणों का अंतर्भाव इसमें नहीं है। क्या उसको उदानाव्रतवाद था? स्तब्धता, अल्पअग्निता, अस्वेद चेष्टा, हानि, निमीलम, रुग्णा के प्रमुख तथा दीर्घकालीन अंगमर्द का लक्षण में इसमें अंतर्भाव नहीं होता है। क्या यह सामवायु के लक्षण थे? वायु सामो विबंध अग्निसा तंद्रा अंतर कूजने वेदना शोध निस्तोदय क्रमशोंगानी पीड़ी। ठीक है ना? तो अगर रुग्णा को बाह्य स्नेहन देते थे तो उससे जो था उसको उपशय नहीं मिलता था, तो उसका मतलब ये है कि सामवायु का केस भी नहीं था। ज्वर, रुग्णा को पुनरावर्तक ज्वर था, बार बार ज्वर होता था, परंतु मुख्य वेदना प्रभूत अंगमर्द थी, मतलब बहुत ज्यादा
अंगों में पीड़ा, इस प्रकार की कंडीशन थी। ठीक है जी। सर। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, हाँ सर, वो जो गतवाद की दो कंसेप्ट है ना, मांसगत मज्जागत, हाँ, उसका डिफरेंशियल एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि देखो, मैं मानसिकत्ववाद में क्या होता है कि जब हम उसमें क्या लिखा हुआ है, गुरुवंग तुद्यते अर्थ दंड मुष्टि खत्म तथा, ऐसा रहता है ना। तो जब हम दबाते हैं तो रुग्ण उसको उपशय मिलना चाहिए था, लेकिन दबाने जी, से उसको केस और बढ़ जा रहा था, दर्द। हाँ ठीक है ना। हाँ और मज्जागतवाद में क्या था कि अस्वप्नम संतताम रुक्च। तो अस्वप्नम से तात्पर्य हम क्या लेते हैं कि भाई निद्रा आ ही नहीं रही, परंतु वो दिन में सो रही थी और रात्रि में जी, जागरण। तो इस प्रकार से मज्जागतवाद में भी इसका अंतर्भाव नहीं हो रहा था। हाँ। ठीक है। तो ये धातुगत में नहीं जा रहा है। अरे अभी अभी चलने तो दो ना, अभी आएगा, कैसे आएगा वो समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया कि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। हाँ 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 सर। ठीक है, थोड़ा सा फाइब्रोमाइल्जिया को देख लेते हैं। इट इज ए कंडीशन दैट कॉजेज पेन ऑल ओवर द बॉडी, also referred to as widespread pain। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है कि जो पेन है वह सारे शरीर में फैलता है और रोगी को सोने में दिक्कत आती है, श्रम रहता है, फटीग रहता है, इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस भी देखा जाता है। और जो फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित रोगी है वह पेन के प्रति कुछ ज्यादा सेंसिटिव होता है अन्य लोगों की अपेक्षा। पेन एंड स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी, fatigue and tiredness, depression and anxiety, sleep problems with thinking, memory and concentration, headache including migraines, tingling or numbness in hand and feet, टेम्पेरोमैंडिबुलर ज्वाइंट्स में जिसको हम TMI कहते हैं, ठीक है ना, या TMJ कहते हैं, सॉरी, टेम्पेरोमैंडिबुलर ज्वाइंट डिसऑर्डर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स जो हैं वो देखे जाते हैं। रिस्क फैक्टर जो है, एज है, बहुत से लोगों को मिडिल एज जब होती है तब इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। मैंने ऐसा देखा है कि जो फीमेल्स होती हैं वो सेंसिटिव होने के कारण उनको फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है। उनका स्ट्रेस लेवल और उनका ये ना बता पाना कि मुझे कोई बीमारी है या संकोच या किसी प्रकार का भय जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया का कारण बनता है। फैमिली हिस्ट्री भी जो है वो कहीं कहीं पर देखी जाती है। जो संप्राप्ति बन रही है इस रुग्णा की, किसको ज्वर हुआ, ज्वरोत्तर दौर्बल्य हुआ तथा रूक्ष आदि जो उसने हेतु सेवन किया उससे इसको बार बार ज्वर होने लगा। अग्निमांद हुआ, धात्वाग्निमांद हुआ, जिस धात्वाग्निमांद ने धातु क्षय को लीड किया विशेष रूप से मांस को, और जिसके फलस्वरूप अंगमर्द जो है वह उत्पन्न हुआ। ज्वर, ज्वरोत्तर दौर्बल्य, जिसके और साथ में जब ऐसा हो रहा है तब क्या हो रहा है कि भाई ज्वर था, साथ में वो हेतु सेवन लगातार कर रही है, जिसके कारण बार बार जो है पुनरावर्तक ज्वर हो रहा है। ठीक है ना। अग्निमांद की स्थिति जो थी वो धात्वाग्निमांद में कन्वर्ट हो गई, जिसने धातु क्षय को लीड किया, विशेष रूप से मास धातु को, जिसने कि अंगमर्द को उत्पन्न किया। विकल्प संप्राप्ति देखें तो वात प्रकोप जो था वो रूक्ष गुण और शीत गुण से, पित्त प्रकोप उष्ण गुण से और कफ प्रकोप पिच्छल गुण से। ठीक है ना। प्रधान संप्राप्ति जो है दोषता वायु प्रकोपित और प्रसृत हुई कि पित्त और कफ की वृद्धि हुई, धातु क्षय विशेष मांस धातु क्षय हुआ, मल स्वेद का क्षय हुआ और ओज का क्षय हुआ। बल संप्राप्ति में वायु बलवत्तम, पित्त बलवत्तर और कफ बलवान था। काल संप्राप्ति में
चय रूक्ष गुण से, प्रकोप कोष्ठ तोद संचरण, क्योंकि प्रकोप के लक्षण जो हैं वो कहते हैं तेषाम प्रकोपात कोष्ठ तोद संचरण, तो इस प्रकार के प्रकोप हुआ। फिर वायु संपूर्ण शरीर में प्रसृत होने लगी और धातुओं में स्थान संशय करके, विशेष रूप से मांस धातु पर क्षय करके अंगमर्द, कार्यहानि, दौर्बल्य और पुनरावर्तित ज्वर, इस प्रकार की व्यक्ति को उसने दिखाया। अब इस सारे केस को देखने के बाद जो निदान उपयोगी सूत्र हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रूक्षम तेजो ज्वरकरम तेजसा रूक्षितस्य च, और चक्रपाणी जो है वो उस पर टीका लिखते हैं इसी पर, रूक्षम तेजो ज्वरकरम तेजसा रूक्षितस्य। इसको थोड़ा समझ लेना। रूक्ष रूप ऊष्मा सर्वत्र ज्वरकरम इति उक्तम भवति, मतलब अब जो तेज है उसने अपना स्नेह गुण त्याग दिया है, और यह तेज जो है, जो रूक्ष गुण है, वह संपूर्ण शरीर में क्या उत्पन्न कर रहा है? ज्वर उत्पन्न कर रहा है। रूक्ष रूप ऊष्मा ज्वर ऊष्मा सर्वत्र ज्वरकरम इति उक्तम भवति, यानी ऊष्मा कैसी है? रूक्ष है। इयं च व्याध्य अवस्था व्याधि प्रभावादेव जीर्ण अवस्थायां भवति। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो अवस्था होती है ना, किसकी? रूक्ष तेज की और रूक्ष ऊष्मा की अवस्था जब हो जाती है तो रोगी को क्या हो जाता है कि रोगी को फीवर जो है वो 9900 लगातार बना रहता है, या ये इसकी क्रॉनिसिटी का रूप धारण कर लेगा, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है जी, समझ गए? ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या होता है कि दूसरा जो निदान उपयोगी सूत्र हम यूज कर सकते हैं वो ये चरक निदान। अगर हम अध्याय 8 को देखें तो वहां पर चरक लिखते हैं कि ज्ञानार्थ यानी च उक्तानि व्याधिलिंग्यानि संग्रह व्याधः तस्तदात्वे तु लिंगानि अष्टानि आमया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो लक्षणों का आप संग्रह कर लीजिए। व्याधि लिंगानि संग्रह, ज्ञानार्थ यानी च उक्तानि व्याधि लिंगानि संग्रह, व्याध्या तत्तत्वानि लिंगानि अष्टानि आमया, संप्रति निदाने लिंगत्वेन उक्तानां व्याधीनां पृथक् व्याधित्वम् अपि भवति, आमयो ही स्वतंत्र स्वचिकित्सा प्रश्मिनियो भवति इति आयुर्वेद स्थिति। चक्रपाणी इस पर टीका लिख रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसमें उन्होंने क्या बताया कि देखिए क्या होगा कि रूक्ष तेज की स्थिति बनेगी। हमने व्याधि के लक्षणों का संग्रह किया, संग्रह करने के पश्चात जो जठराग्नि मांद्य हुआ, जो धात्वाग्नि मांद्य हुआ, उसके फलस्वरूप जो आम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, व्याधि का संग्रह करने के पश्चात, व्याधि के लक्षणों का संग्रह करने के पश्चात जो आम की स्थिति है, जो आमय स्थिति है, उसको ट्रीट करने पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये समझ गए आप? जी सर। हाँ जी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रही बात? आ रही है ना? क्योंकि वो क्या कहते हैं, देखिए आमय, आमय जब कह रहे हैं तो आमय का मतलब क्या होता है? आम से उत्पन्न, है ना? तो जब इस प्रकार की धात्वाग्नि जठराग्नि मांद्य की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां पर ज्वर में भी इसलिए रस धातु की दृष्टि में दिखाया हुआ लंगनम सुवेदनम कालो, लंघन करा दो आम की स्थिति। ठीक है, तो हाँ ठीक है, लंघनम सुवेदनम कालो। ठीक है, अब देखिए ये चिकित्सा सूत्र मैंने अपनाया। मृदुभी शोधने शुद्धिर्यापना वस्तयो हितः, हितः च लघवो यूषा जांगलम आमिषजारसः अभ्यंग
अभ्यंग उद्वर्तन स्नानधूपन अन्यंजनानि च हितानि पुनरावृत्ते ज्वरे तिक्तद्रुतानि च गुरु अभिषंद सातम्यानां भोजनात् पुनरागते लंघन उष्ण उपचारादि क्रमः कार्यः च पूर्वत किरात तिक्तम मुस्तिक्ताम मुस्तम परपटको अमृताः दनंती पीतानि च अभ्यास पुनरावर्तकम ज्वरम। ठीक है जी, ये चरक चिकित्सा अध्याय 3 का 340 से लेकर 343 का श्लोक है। ठीक है, अब अगर आपके पास किस तरह से हमने उसको ट्रीट किया है, तो सबसे पहले मैंने ना 8 दिन उसको आम पाचन दिया। क्या दिया? आम पाचन। हाँ, आम पाचन के लिए मैंने 2 कल्प का प्रयोग किया। एक मैंने संशमनी वटी ली, क्योंकि उसमें गिलोय है, अतिविषा है, तो इन दोनों का काम जो है वह ज्वरहर भी है और आम पाचन भी है। तो संशमनी वटी और शुंठी चूर्ण। संशमनी वटी मैंने उसको दी 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार, दिन 8 दिन के लिए। और शुंठी चूर्ण दिया 500 मिलीग्राम 4 बार। संशमनी वटी का जो अनुपान था वो कोष्ण जल था और शुंठी का मधु था। तो इस 8 दिन में ही जो हमने पहला लक्षण देखा वो हमने उसकी जिह्वा की स्थिति देखी। तो जिह्वा में जो लिप्तता थी, जो कि बोधक और क्लेदक कफ की दृष्टि को दिखा रही थी, वो कम हो गई, यानी कि आम पाचन होने लग गया, अंगमर्द उसका कम हो गया और उसको शब्द असहिष्णुता जो थी वो भी कम हो गई, आलस्य भी उसको कम लगने लगा। ऐसा 8 दिन में हुआ। फिर हमने 30 दिन तक उसको क्रात तिक्त, मुस्ता, तिक्ता, परपट, अमृता का जो पुनरावर्तक ज्वात का ये लिखा हुआ है, इसका क्वाथ दिया 30 ml दिन में 3 बार, और साथ में इसको अमृतारिष्ट भी दी 30 ml दिन में 3 बार, और साथ में चित्रकारी बटी दी 500 mg 3 बार भोजन के पूर्व जल के साथ। ठीक है जी। तो पहले महीने में ही उसको जो लक्षण थे कि जिह्वा जो थी वो साफ होने लगी, आलस्य कम होने लगा, श्रम भी उसको कम होने लगा, यानी कि उत्साह थोड़ा थोड़ा जागृत होने लगा। फिर उसके पश्चात एक दिन रुग्णानेक को जब जब वो 30 दिन के बाद 28 दिन के बाद आई, तो उसका वजन मुझे थोड़ा सा कम लगा। हालांकि स्थिति सुधर रही हुई थी लेकिन वजन कम था। तो अब जो दूसरे महीने में हम उद्देश्य इस बात को लेके चले कि जो पहला महीना था वो तो हमारा किस में निकल गया, आम पाचन और अग्निदीपन में। फिर जब दूसरा महीना था उसमें हमारा जो उद्देश्य था वो अंगमर्द और जो कार्यहानि और दौर्बल्य था, इसमें उपशय हमको प्राप्त करना था। तो रसपाचक और रक्तपाचक। रसपाचक 1 ग्राम, रक्तपाचक 500 mg, लघु मालिनी बसंत 200 mg, विरोधवाद चिंतामणि 60 mg, 10 मूलारिष्ट के साथ 30 ml। 10 मूलारिष्ट दिन में 3 बार। रसपाचक वटी सुबह 10 बजे दी हमने। रक्तपाचक वटी 10 से 2 के बीच में। लघु मालिनी बसंत जो था वो सुबह दिया हमने रसायन काल में, और विरोधवाद चिंतामणि भी रसायन काल में 60 mg। इस दूसरे महीने में क्या हुआ कि अग्नि का संदुक्षण, जठराग्नि का जो है वो दीपन होने लगा। अल्प जो था वो मल जो था वो अल्प संयुक्त था, और शब्द सहत्व में और अच्छा हो गया, मतलब बिल्कुल भी अब उसको दिक्कत नहीं होती थी, बल में थोड़ी थोड़ी सी वृद्धि हुई। और इस दूसरे महीने, इन 2 महीने में उसको केवल फीवर 1 बार आया। ठीक है, और फिर उसके मतलब फर्स्ट मंथ में फीवर आ रहा था, सेकंड में कम हुआ, कम हो गया, 1 ही बार आया 2 महीने दूसरे महीने में। ठीक। और फिर इसके बाद मैंने साथ में बला गुड़ इत्यादि तेल की बस्ती दी 30 ml सप्ताह में 3 बार। तीसरे महीने में जब हम आए तो उद्देश्य था वात का विमार्गमन दूर करना और धातु क्षय दूर करना। ठीक है,
तो और बलवर्धन करना। तो सारेवा शुंठी शतावरी, सारेवा शुंठी शतावरी सिद्ध क्षीर 50 ml सुबह 10 बजे। मांस पाचक देना शुरू किया उसको 1 ग्राम व्यान काल में, दिन में 2 बार। मधुमालिनी वसंत दिया 2 बार रसायन काल में। बला अश्वगंधा तेल सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन। और मुस्तादी यापन बस्ती 1 दिन बाद, संख्या में 8। अब ये लिख लिया क्या आपने? लिख पाए क्या? थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। सुना ही है सर, लिखा नहीं। अच्छा अच्छा, कोई दोबारा बात सुन लेंगे सर। हाँ, दोबारा सुन के लिख लीजिए। ये लिखवाऊं? इसे दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से देखकर। ठीक है। चौथे महीने में क्या हुआ कि जो स्वेदनार्थ था, थोड़ा सा इसलिए जल्दी ले रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है ना, थोड़ा सा केस लंबा था ये। स्वेदनार्थ, हाँ, इसके इस जब हमने इसको ये चलाया, मांस पाचक मधुमालिनी वसंत बला अश्वगंधा तेल मुस्तादी यापन बस्ती, तो जो स्वर बल में थी वो वृद्धि हो गई, भार वृद्धि हो गई, बाल झड़ना कम हो गए, दारुणक कम हो गया, केश मूल में जो वेदना हो रही थी जो कि मज्जागत वात का लक्षण है वो भी ठीक हुआ। हालांकि उसको मज्जागत वात नहीं थी पर एक लक्षण था। पिता वृद्धि हुई और उत्साह वृद्धि हुई। चौथे महीने में मैं ये चाहता था कि उसका मांस थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि मांसगत वात का अगर लक्षण है कि भाई जो अंगमर्द है वो मांस के कारण उत्पन्न होती है, मांसक्षय के कारण, तो मांस बलवर्धन का उद्देश्य लेकर हमने उसको चक्रमण का कहा कि भाई थोड़ा सा व्यायाम और चक्रमण कीजिए ताकि मसल्स में पावर आना शुरू हो। दशमूल क्वाथ से स्वेद दिया। तिक्त क्षीर बस्ती अस्थि मज्जा सिद्ध जो था वो 50 ml सप्ताह में 2 बार। और सुवर्ण बसंत मालती शुरू किया 60 mg रसायन काल में। अंगमर्द कम हो गया, कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई, ज्वर प्रत्यागमन 1 बार 1 दिन के लिए और सम्यक निद्रा। महामाश तेल और अभ्यंग और स्वेदन दिया नियमित रूप से। अमृतारिष्ट 30 ml और एक योग बनाया, वृहद्वाद चिंतामणि 60 mg, यष्टि मधु 500 mg, स्वर्ण माक्षिक 60 mg, शंग भस्म 60 mg और अभ्रक भस्म 60 mg, शाम को 2 बार फल ग्रुत के साथ, ठीक है ना। और मुस्तादी यापन बस्ती सप्ताह में 1 बार। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे एक तो वजन थोड़ा सा बढ़ा और बाधिर भी जो है वो ठीक होने लग गया, मतलब सुनाई देना जो था वो वापस से शुरू हो गया। लास्ट में जो जुलाई अगस्त सितंबर के जो लास्ट में हमने उसको ट्रीटमेंट किया, यापन बस्ती, अभ्यंग, सारेवा शुंठी शतावरी सिद्ध क्षीरपान। यापन बस्ती 15 दिन में 1 बार, अभ्यंग नियमित रूप से करने को कहा, सारेवा शुंठी शतावरी क्षीर दिया 50 ml रसायन। मांस स्पंदन, मांस स्फुरण में अंग मर्द में पुनः पूर्णतः उपशय, 2 से 3 किलोमीटर तक चलने की शक्ति प्राप्त, रुग्णा उत्साही, मध्यम बल्ब और स्वावलंबी। अब ये मैंने कोटेशन लिख दिए हैं, प्लीज। ओए चला गया, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? यस सर। जी सर। हाँ जी सर। रासना पंचक क्वाथ, रासना अमृता महादारु नागर अरण्य श्रुतम सप्त धातु गते वाते सामे सर्व अंगे पिबेत। तो चक्रपाणी ने जो निदान में कहा था कि भाई जठराग्नि मंद को लेकर, अब हम ये मान के चल रहे थे कि सप्त धातुगत आम है, तो और वहां पर वायु जो था वो हमारी विकल्प संप्राप्ति में प्रधानतम था, तो रासना पंचक क्वाथ को हमने चूज किया। और आपने देखा, अगर आप देखेंगे तो लघु मालिनी, मधुमालिनी और स्वर्ण मालिनी बसंत का जो प्रयोग था वो हमने क्रमशः किया। सबसे पहले हमने लघु मालिनी का प्रयोग किया। इसमें रसक होता है और ये जो है वो ज्वर हर
माना गया है, परंतु लघु मालनी का जो काम होता है वो कफ के द्वारा होते हुए, और कफ की धातु मांस है, और मांस से की क्षय से अंग पीड़ा होती है, इसलिए लघु मालिनी बसंत का प्रयोग किया गया। मधु मालिनी बसंत को बाद में शुरू किया गया कि अब हमें क्या करना था कि लघु मालिनी बसंत के द्वारा तो हम केवल मांस धातु के आम को निकाल रहे थे, मधु मालिनी बसंत से हमने बलमास अग्नि वर्धन किया, और अंत में हमने उसको परोत्कृष्ट अवस्था में लाने के लिए स्वर्ण बसंत मालती का प्रयोग किया। इसको, इस लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे तो ये आपको एक तो नॉट ओनली फाइब्रोमाइल्जिया, मसल डिवास्टिंग का केस हो एक, और जो बच्चे होते हैं जिनको क्या हो जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी मैंने इसमें बहुत कुछ उपशय, मैं ये नहीं कहता कि बहुत, लेकिन फिर भी इस ट्रीटमेंट ने, पुनरावर्तक ज्वर का जो ट्रीटमेंट चल के हम इसको देखते हैं तो बहुत कुछ जो है वो उपशय देता है। इसमें एक दिन में और लूंगा कि पंचकर्मा विवेचन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो तिक्त क्षीर बस्ती देते हैं, या जो क्षीर का प्रयोग करते हैं, या धृत का प्रयोग करते हैं, या तिक्त का प्रयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसको एक बार फिर से आप देख लेना और समझ लेना। सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। सर आपने फर्स्ट मंथ में दिया रस रक्त पाचक, रस पाचक तो मुझे समय लग रहा था, रक्त क्यों दिया आपने? देखिए डॉक्टर साहब, पता है क्या होता है कि जब हम सप्त धातु का काम, यानी कि उसमें क्या होता है कि मांस जो है मुझे पता है वो रक्त से उत्पन्न होने वाली धातु है ना। हाँ, मतलब उस लाइन से ही चल रहे थे ना, फिर आगे आपने उसके बाद मांस दिया, मांस पाचक। हम दूसरे महीने में आए उसको, उसके लिए ना, ताकि सर हम जो आपने जैसे धातु पोषण। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे। आपने जैसे सर रक्तपाचक भी दिया और संशमनी भी दी। सर मेरे को लग रहा है आपने थोड़ा वात रक्त का स्पेक्ट्रम भी थोड़ा छेड़ा इसमें, है ना? उसमें क्या है डॉक्टर साहब, देखिए पता है क्या होता है, जब आप संपूर्ण उसको देखेंगे तो इसको, इस केस को बार बार देखने वाली बात है, क्योंकि एक ह्यूज स्पेक्ट्रम को ली हुई है। ये सर आपने बहुत बड़ा बता दिया, ये बहुत अध्ययन करने की लायक है। बार बार आप पढ़ोगे ना तो आपको वास्तव में मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि इस केस में, मतलब मैं आज भी ना नॉर्मल में मैं आपको बता दूं कि 3 केस ऐसे फाइब्रोमाइल्जिया के मैं देख रहा हूं, और होता क्या है कि इसमें जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो पता क्या करते हैं कि वो जो है ना, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन दे देते हैं, जो एंटी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, उनका मानना ये है कि इसका दिमाग खराब है इसलिए इसको दर्द बहुत हो रहा है। ठीक है, मतलब जो चीज नहीं समझ में आ रही, दे रिलेट टू द साइकोसोमेटिक कंडीशन। साइकोसोमेटिक, जी सर। हमको क्या करना है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो जो धातु पोषण क्रम है उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है, तरीके से ड्रग का चॉइस होना चाहिए, कहाँ कहाँ रहना चाहिए, कैसे कैसे चलना चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर, देखो सिंपल सी बात है, आम पाचन में लंघन नहीं दिया गया, आपने ये देखा होगा, है ना। आम पाचन में हमने उसको संशुमनी वटी और शुंठी का और भोजन को उसको कभी मना नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में कि जब इस रोगी जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया के केस में है, यदि आप लंघन दे रहे हैं तो वो वायु की जो प्रधान संप्राप्ति बलवत्तर है, जो बलवत्तम है, उसको आप और बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि एक्चुअली में आपको जहां निदान उपयोगी बात है कि जहां रूक्ष तेज है उसको काउंटर करना है। वंस यू काउंटर द रूक्ष तेज, उस रूक्ष तेज को जैसे ही आप परिवर्तित करना शुरू करेंगे, व्याधि जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी बात है, लेकिन ये रूक्ष तेज है, ये आपको रक्तपित्त में भी दिखाई देगा। और मैंने जब आपको पैत्तिक गुल्म पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि पैत्तिक गुल्म 2 तरीके से हो सकता है, एक रूक्ष तेज और एक स्नेहिक तेज से हो सकता है उसमें। तो ये रूक्ष तेज जो है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो ड्राइनेस है किसकी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की।
तो वो किस तरीके से बॉडी को लीन एंड थीन करती है और बॉडी के अंदर जो है ऑटो इम्यूनिटी को पैदा कर देती है। दैट्स वाई आप अगर आप देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि व्याध्यवस्था व्याधि प्रभादेव जीर्णावस्थायाम भवति। चक्रपाणी इस पर टीका कर रहे हैं रूक्ष तेज पर, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि रोगी जो है वो किस अवस्था में बैठा हुआ है उसको देखना और उसको उस प्रोटोकॉल को आगे ले जाना, ठीक है ना। वो अगर हम देखते चलेंगे तो आपको जो है वो अच्छा वो मिलेगा, जिसे कहते हैं कि भाई साइड जो है वो अच्छी मिलेगी। आपने शुरू जठराग्नि से करके फिर एक एक वो जो है था हमने उसको खत्म किया। हाँ, वहां से काउंटर करना शुरू किया। एक एक ड्रग का जस्टिफिकेशन आप एक बार देख लीजिए। और नहीं भी आए तो आप मुझसे पूछिए, काल पूछिए, क्वेश्चन कहाँ किसको कैसे देना है, कैसे देना है। मात्रा भी जो है वो रोधवाद चिंतामणि की केवल 60 mg ली गई है, ज्यादा नहीं ली गई। ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू। ओके जी, ठीक सर ये तो बहुत जबरदस्त केस आपने बता दिया आज। सर ऐसे केस आप बता दिया। सर ने बोला 100 बताएंगे। सर ये आप वैसे साल में 1 या 2 बार बताते हो बस। बहुत खतरनाक केस है। नहीं लगता ये 100 केस का कंपाइलेशन है, आपको 100 केस बताएंगे। 100 जो ड्रग हैं तो किरात इत्यादि के बाद मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मेरा वो था कि भाई हम आपको तो चरक के कल्प को किस तरीके से, और चरक को ही उठाया है, इसके अलावा किसी को नहीं उठाया। अभी कल मैं एक बार फिर से आपको, अब क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा मतलब मुझे पता है कि आई एम नॉट अप टू द मार्क, लेकिन मैं इसको दोबारा कल एक बार फिर से चीजों को और खोल कर बताने का प्रयास करूंगा कि वो किस तरीके से कार्य करती है। टुडे आई एम नॉट 100% परफेक्ट, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाता है कि आप इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, कल करेंगे इसको दोबारा से, एक बार इसको एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। पर सर इसमें मुस्तादी यापन वस्ती वगैरह के बारे में हाँ, ये सारा कल अपन डिस्कस करते हैं पंचकर्मा के ऊपर ना। जी सर। पंचकर्मा क्यों, कब क्षीर देना, क्योंकि पता है क्या होता है, हमको कुछ लगता है चरक में ये लिखा हुआ है कि भाई इस टाइम पर दूध देना, इस टाइम पर घी देना, तो वो क्लिनिकली कैसे एप्लीकेबल होते हैं इसके बारे में कल बात कर लेते हैं। ये बता भी दूंगा और यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल हुए वो। जी सर। प्रकृति स्थापन के लिए आपने ये की हो व्यवस्था। अब आप देखेंगे डॉक्टर साहब कल इसको एक बार और थोड़ा सा। बिल्कुल सर। सर तो ठंड लगी है? ठंड लगी है। ठीक है, ठीक है सर, रेस्ट करिए आप सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर।